वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने यूपी टेट में पेपर 2 की साइंस की तैयारी शुरू कर दी है और सबसे पहले हम केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो मैराथन के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी थर्ड मैराथन रहने वाली है। और ये मैराथन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरे चांसेस हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास पूरा अच्छे से देखें और अपना पूरे अच्छे से नोट्स बना लें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, पदार्थों का पृथक्करण। इसमें जो एडवांस मेथड है वो आज की क्लास में हम देखेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के साथ में। आज हम और क्या कवर करेंगे, इसमें जो ये एक टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वाला चैप्टर भी आज हम कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा इसमें और भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखेंगे और जो पूरा नाइट्रोजन साइकिल होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, वो सारा सेशन आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। एक या दो मैराथन और आएंगी केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक एक वीडियो में ही कवर कर कर आपको करा दी गई हैं। ये सारे सेशन आप देखते हैं। पेडागोजी के लिए मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में सीटेट की पेडागोजी की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारी पेडागोजी कवर अप कर लीजिएगा। और जो सीटेट की रात को क्लास चलती है वो तो देखनी मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एडवांस जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है वो कराई जाएगी, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन बेसिक से भी आते हैं। तो जो 6, 7, 8 का बेसिक है, अगर आप सीटेट की क्लास जो नाइट में चलती है वो भी देखेंगे तो आपका यूपी टेट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मैटर मैटर होता है, द्रव्य होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है पहले। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके अंदर मास होगा और जिन जो कोई जगह घेरेंगी, जिनमें आयतन होगा, वो क्या है, वो मैटर है, वो द्रव्य है। और बेसिकली जो ये द्रव्य होते हैं वो 3 अवस्था में, 3 स्टेट्स में होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा अगर हाई लेवल पर बात करें तो 2 और अवस्थाएं होती हैं मैटर की, द्रव्य की। वो कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि जो पदार्थ है, द्रव्य है, मैटर है, उसकी चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, या जो वस्तु है, उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा भी है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, अत्यधिक ऊर्जा वाले कण, जैसे जो सन के होते हैं, है ना। तो सन के जो पार्टिकल हैं वो किस स्टेट में है, वो प्लाज्मा की स्टेट में है। सेम ऐसे ही इन पार्टिकलों का जो प्लाज्मा की स्टेट के होते हैं मैटर, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो याद रखेंगे, ये एग्जाम में बन सकता है। फ्लोरोसेंट बल्ब जो होते हैं वहाँ पर, और जो नियॉन साइन के बल्ब होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा के जो ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, वहाँ हमें वो पार्टिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मैटर की 5वीं अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कमरा है, सपोज मानकर चलिए, तो इसमें 20 जन आ सकते हैं, है ना। तो 20 जन को भरने की जगह हमने क्या करा, यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 लोगों को भर दिया। जने तो बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन हमने 4 या 5 लोगों को ही इस कमरे में रखा। क्यों, क्योंकि हमें इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही लो रखनी है। डेंसिटी किस पर निर्भर करती है, मास पर, द्रव्यमान पर। तो हमने इस कमरे का द्रव्यमान, जो इसके अंदर कण हैं उनका द्रव्यमान बहुत कम कर दिया, सॉरी द्रव्यमान बोल रहे हैं, घनत्व पर। तो हमने यहाँ पर घनत्व जो है वो बहुत, डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम कर दी है। अब डेंसिटी कम करने के बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा घटाते चले जाएंगे। और इसी टेम्परेचर पर ये जो पार्टिकल, बहुत थोड़े से पार्टिकल रखे हैं, और जब इनको हम बहुत ज़्यादा ठंड में रख रहे हैं, तो यही स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होती हैं, वो बोस आइंस्टीन कंडेंस में होते हैं। इसमें क्या होता है, हम कूल करते हैं गैस को एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एट वेरी लो टेम्परेचर। इतना ज़्यादा लो कि आप नॉर्मली नहीं कर सकते। तो इतने लो टेम्परेचर पर हम जो गैस होती है और जिसमें जो कण होंगे, वहाँ पर हमें डेंसिटी, जो घनत्व है, वो भी हमें बहुत ही कम रखना होगा। कि अगर एक कमरे में 6 पार्टिकल आ सकते हैं तो हम उसमें सिर्फ 3 ही पार्टिकल रखेंगे, और उसके बाद हम टेम्परेचर को लो करते जाएंगे। और वही स्टेट क्या होती है आपकी, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट होती है। उसके पार्टिकल वो यही कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इनके नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं। ठीक है।
देखिए ठोस तो आपको पता ही है, ठोस में क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल्स हैं ठोस के अंदर तो वो बहुत पास पास होंगे, है ना, जिसकी वजह से इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा और गैस में तो ये बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए बताइए घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सीधी सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल हैं तो घनत्व यहाँ ज़्यादा है, उसके बाद घनत्व जो है वो यहाँ कम है, उसके बाद यहाँ घनत्व जो है वो और भी कम है। तो डेंसिटी भी याद रखिएगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और गैस में तो सबसे कम। अब देखिए जब मैं यहाँ पर हीट करूँगी, है ना, या मैंने क्या करा, ऊर्जा दी, तो हीट करने पर, है ना, ऊष्मा देने पर, सॉरी ऊर्जा निकल रहा है, ऊष्मा, ऊष्मा देने पर क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल हैं क्या वो एक्सपैंड कर पाएंगे, फैल जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो बहुत पास पास हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल हैं थोड़े दूर दूर हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब हीट देंगे हम ऊष्मा देंगे तो यहाँ पर पार्टिकल फैलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और गैस में तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, बहुत ही तेज़ी से वो फैलेंगे। ठीक है, ये वाली बातें भी आपको इसमें क्या है, याद रखनी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप याद रखिएगा। उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल हमारा वायुमंडलीय दाब होता है, उस पर जब कोई सॉलिड उस मिनिमम टेम्परेचर पर, उस न्यूनतम तापमान पर जब कोई ठोस पिघलकर क्या बन जाता है, तरल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो वही जो मिनिमम टेम्परेचर है वही आपका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, गलनांक। ठीक है, जैसे बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री, और केल्विन में बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सिंपली हम उसमें 273 जोड़ देंगे। तो 0 डिग्री में 273 जोड़ा तो आपका केल्विन में बन गया 273 केल्विन। तो याद रखेंगे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री, इसका मतलब 0 डिग्री से में क्या होगा, बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू कर देगी। तो वही अवस्था जिसमें सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है, और उस मिनिमम टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। याद रखना मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सेम ही होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर ही जो वस्तु होती है वो फ्रीज होने लगती है। तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वस्तु ठंडी होने लगेगी, फ्रीज होने लगेगी, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और वो भी आपका 0 डिग्री ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो 100 डिग्री होता है, जिसे हम सेल्सियस में बोलेंगे, और केल्विन में इसमें 273 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 373। तो याद रखेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई तरल जो है वो भाप भाप बनने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा, तो वही जो टेम्परेचर है, जो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर पानी उबलने लगेगा, वही होगा, उबलना मतलब भाप बनने लगेगा, तो वही टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है याद रखेंगे 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी जो है वो उबलने लगता है, कहने का मतलब पानी जो है अब वो भाप बनने लगेगा। तो 100 डिग्री या फिर आपका पूछ सकता है केल्विन में, तो वो 370 केल्विन हो जाएगा आपका। तो समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर पानी सॉलिड से लिक्विड बनने लगता है, मेल्ट होने लगा है, पिघलने लगा है। और बॉइलिंग पॉइंट जिसमें पानी जो है बॉयल होकर क्या बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। तो समझ में आ गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा अब हम ये सारे पॉइंट बाद में समझेंगे, पहले अभी हमें इन डायग्राम को समझना होगा। ठोस समझ में आ गया, द्रव्य समझ में आ गया, गैस समझ में आ गया, ये इंग्लिश में भी है, ठोस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए, जब हम ठोस से द्रव में किसी पदार्थ को कन्वर्ट करते हैं, जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। जैसे जो बर्फ़ है वो ठोस अवस्था में है, फिर वो द्रव बन गई, पानी बन गई। तो जब ठोस से हम द्रव बनाते हैं तो उस प्रोसेस को इंग्लिश में तो बोलते हैं फ्यूज़न, और हिंदी में क्या बोलते हैं, संगलन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, संगलन, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्यूज़न। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो वो क्या होता है, फ्यूज़न। और जब लिक्विड से कोई वस्तु गैस में बदलती है
तो वो क्या होता है आपका वेपोराइजेशन। जैसे पानी भाप में बदल जाता है तो वो होता है आपका वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और यही क्वेश्चन रीट में पूछा भी गया था, वो अवस्था जिसमें जो कोई सब्सटेंस है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, वो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जो सॉलिड कपूर होती है ना, जब कपूर को हम जलाते हैं, कैम्फर बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, तो वो जो कैम्फर होती है वो डायरेक्ट किस में बदल जाती है, वो गैस में बदल जाती है, आपने देखा ही होगा। तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना ही क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। और लिक्विड से गैस क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम गैस से लिक्विड बनाते हैं, है ना, जो गैस है उससे हम जब लिक्विड बना रहे हैं तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जैसे बारिश के टाइम पर होता है ना। तो जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है, जो भाप है वो वापस किस में बदल जाती है, बूंदों में बदल जाती है, और फिर वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो ये जो गैस से लिक्विड बनना है इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, सघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघनन बोलते हैं। उसके अलावा जब हम लिक्विड से फिर सॉलिड बना लेते हैं, है ना, हम लिक्विड से, जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में है, उसको फिर से हमने बर्फ़ बना दिया, तो वो क्या होता है, आपका सॉलिडिफिकेशन होता है, जमना होता है। तो ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि जब ठोस से जब बना रहे हैं तो वो आपका संगलन है, और द्रव से गैस बना रहे हैं तो वो आपका वाष्पीकरण है, इंग्लिश में वेपोराइजेशन है, और संगलन को हम फ्यूज़न बोलते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस बना रहे हैं तो वो आपका सब्लिमेशन है या फिर ऊर्ध्वपातन है। जब हम गैस से लिक्विड बनाते हैं तो वो आपका सघनन होता है, जिसे हम इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं। और द्रव से ठोस बनाना तो आपका क्या हो गया, जमना हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ठोस डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाता है तो सिंपल सा वो आपका क्या है, ऊर्ध्वपातन है। बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी अब। ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ पर यही लिखा है, आप स्नैपशॉट खींच लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिख लीजिएगा। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड, सॉलिड का गैस में या गैस का सॉलिड में बनना, विदाउट गोइंग अंडर लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था में ना परिवर्तन होकर सीधा गैस में जब बन जाता है तो वही आपका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा अब जो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, वो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं। बाकी कोई कितने खास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है कि जो बॉइलिंग होती है, जो क्या कहते हैं हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक, इज़ अ बल्क फिनोमिनन। ये एक बल्क फिनोमिनन होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज टू द वेपर स्टेट। तो जो सारे पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड से किस अवस्था में बदलते हैं, मैंने बता दिया था बॉइलिंग में क्या होता है, जो द्रव होता है वो आपका भाप में बदलने लगता है। इवेपोरेशन इज अ, अच्छा यहाँ पर डिफरेंस बताया है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या होता है। देखिए, बॉइलिंग जो होती है वो एक बल्क फिनोमिना होती है, मतलब सारा पानी जब तक भाप में नहीं बदलेगा, ठीक है, तो वो टेम्परेचर वहाँ पर चेंज नहीं होता। एक निश्चित टेम्परेचर पर ही जो बॉइलिंग है वो टेक प्लेस करती है, जबकि इवेपोरेशन जो है वो बल्क फिनोमिना नहीं है, वो सरफेस फिनोमिना है। जो वाष्पीकरण होता है वो थोड़ा अलग होता है बॉइलिंग में। जैसे पानी आपने ज़्यादा जगह पर गिराया तो वो जल्दी सूख जाएगा, और कम जगह पर गिराया तो वो क्या होगा, जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो ऊपर के पार्टिकल हैं वही सब उठ के जाते हैं और नीचे के पार्टिकल रह जाते हैं। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, जब तक सारे पार्टिकल क्या होते हैं, 100 डिग्री के टेम्परेचर, मतलब सारे पार्टिकल भाप में नहीं बदल जाएंगे तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो 100 डिग्री ही रहेगा। ये चीज़ डिफरेंस है आपका बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। देखिए, इसमें क्या होता है, हमें एक निश्चित टेम्परेचर देना होता है 100 डिग्री, तभी क्या होगा, वो बॉइलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता। वाष्पीकरण में क्या होता है, जैसे पानी पड़ा है तो सूर्य के आसपास की या जो आसपास के पार्टिकल हैं वहाँ से उसने एनर्जी ली, और वो एनर्जी इतनी इनफ हो गई कि उसने क्या करा, जो सरफेस पर पड़े हुए कुछ पार्टिकल थे उनको उठा दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गए, भाप में कन्वर्ट हो गए। बॉइलिंग में तो सारे पार्टिकल
सारे पार्टिकल गर्म होकर बॉयल होंगे, लेकिन इवेपोरेशन में कुछ ही पार्टिकल जो है यहाँ पर जो ऊपर के सरफेस में है वही पार्टिकल उठकर जो है भाप में बदल जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है और यही डिफरेंस होता है आपका बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। देखिए जो इवेपोरेशन होती है ये डिपेंड करती है, ये जो वाष्पीकरण होता है आपका यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, ये जो वाष्पीकरण होता है ये निर्भर करता है किस पर, सरफेस एरिया पर। देखिए सरफेस एरिया मतलब जो आपकी जगह है, जैसे मैंने बताया जब आप पानी को थोड़ी सी जगह में बहुत सारा पानी कर देंगे तो वो जल्दी से नहीं सूखेगा, लेकिन जब आप पानी को फैलाकर डाल देंगे तो वो आसानी से सूख जाएगा। तो इसका मतलब जो पानी है इवेपोरेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सरफेस एरिया पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल फैल जाते हैं और वो बड़ी आसानी से अपने आसपास की एनर्जी को गेन करके भाप में बदल जाते हैं। लेकिन जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास होंगे तो उसमें खाली ऊपर के पार्टिकल जो होंगे वही इवेपोरेट होंगे, और जिससे क्या होगा, नीचे का पानी जो है वो सूख नहीं पाएगा और वो जगह जल्दी से भाप में नहीं बदलेगी। ठीक है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी जो है इवेपोरेशन जो है वो होती है। और याद रखिए इवेपोरेशन के लिए कोई बहुत निश्चित टेम्परेचर नहीं चाहिए, जबकि जो बॉइलिंग होती है क्वथनांक में आपको एक बहुत ही अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी आपकी जो है वो बॉइलिंग जो है वो शुरू होती है। ये जो इवेपोरेशन है, ये जो आपका वाष्पीकरण है, ये आपका डिपेंड करता है किस पर, ह्यूमिडिटी पर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। देखिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो इवेपोरेशन का रेट है, वाष्पीकरण है, वो घट जाएगा। कैसे? देखिए पानी में हवा के कणों में पहले से ही पानी है और ज़मीन पर भी पानी है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है उसको इवेपोरेट करने की। तो याद रखेंगे जब आर्द्रता ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन जो है वो आपका कम हो जाता है। तो ये सारी देखो विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। जब कैसे विंड स्पीड पर, हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो जल्दी से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। कहते हैं ना जब हवा चल रही होती है कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, चाहे आपका ठंड का मौसम ही क्यों होता है। तो जो इवेपोरेशन है वो स्पीड पर भी मैटर करती है, जितनी ज़्यादा विंड हवा होगी उतनी ही जल्दी वो सूख जाएंगे। और सरफेस एरिया पर तो आपने देख ही लिया, जैसे आप कपड़ों को सिकोड़ देंगे तो वो जल्दी से नहीं सूखेंगे, जितना उनको फैलाकर सुखाएंगे वो उतनी जल्दी ही सूख जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी वैसे इतना यहाँ से पता नहीं, हो सकता है वैसे आ जाए 50-50 या कुछ नहीं कह सकते, पर यहाँ से चांसेस कम है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वथनांक होता है और जो वाष्पीकरण होता है उन दोनों में क्या अंतर होता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब मैं सॉलिड से लिक्विड बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 0 डिग्री का टेम्परेचर है और यहाँ से ये सॉलिड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पर होता है, 0 डिग्री पर। तो ये 0 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा कब तक, जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। उसके बीच में जितना भी समय लग रहा है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में, तो उस बीच के समय में आप टेम्परेचर चाहें बार बार चेक करके भी देख लेंगे पानी के अंदर। जब वो सॉलिड से लिक्विड बनना है, ठोस से जब बनना है, तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा सॉलिड, पूरा का पूरा ठोस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, द्रव में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये फिर टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है, 0 डिग्री ही क्यों रह रहा है जब तक सारा वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो उसके बीच में पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस में, वो क्या करते हैं, उनको एक एनर्जी चाहिए होती है, एक ऊर्जा चाहिए होती है, जिससे ताकि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा है, ताकि वो कम हो जाए और वो टूट जाए और वो टूट कर किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए। तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जो चाहिए होगा तोड़ने के लिए, तो उसमें भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी जब 0 से पूरा का पूरा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है उन कणों में, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये रीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point। ये कह रहा है यहाँ पर कि हम 1 kg का सॉलिड ले लेंगे और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं 0 डिग्री के टेम्परेचर पर। तो जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता और उस लिक्विड के कन्वर्ट होने में जितना समय लग रहा है और उस समय में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, वही ऊर्जा क्या है, आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है।
समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। संगलन क्या होता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये देखिए गुप्त, लेटेंट का मतलब यहाँ पर क्या है इंग्लिश में, ये होता है गुप्त, है ना। गुप्त ऊष्मा वही है जो ऊष्मा बीच में क्या हो गई है, पार्टिकल के अंदर स्टोर हो गई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा है, वो 0 डिग्री ही रह रहा है। कब तक, जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। और उस बीच की स्थिति में जितनी भी मुझे हीट देनी पड़ रही है उस पूरे को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, वही हीट तो जाकर क्या हो गई, उन पार्टिकल में स्टोर हो गई है ना। तो वही जो गुप्त ऊष्मा है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है पूरी तरह से, तो वही आपकी जो होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। इसकी मात्रा जो 1 kg का ठोस हमने ले लिया है और उसको जब हम बॉयल कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, और वही आपकी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। और मुझे लगता है ये अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इस बार क्या है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे पानी है, लिक्विड है, 100 डिग्री पर वो बॉयल करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो 100 डिग्री ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो उस बीच में जो जितनी भी एनर्जी थी वो स्टोर हो गई उन पार्टिकल में, और वही जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। उसे हम बोलेंगे क्या, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और इसमें भी हमने यही करा कि हमने 1 kg का क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, है ना, और उसको गैस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। और वो जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं होगा और उस बीच में जो एनर्जी है जो उन मॉलिक्यूल को चाह रही होती है कि ताकि वो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो टूट जाए और वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पूरा पानी भाप में ना बदल जाएगा। और उस समय जो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और वो जो ऊष्मा स्टोर हो रही है, वही आपकी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वही आपकी गुप्त ऊष्मा है जो स्टोर हो रही है, और जिसमें क्या हो रहा है, वो जो लिक्विड है पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा, और पूरा फिनोमिनन मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है, ये भी अच्छे से समझा दिया है ना, कि कैसे सॉलिड से गैस बनता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी समझनी, क्योंकि यहाँ से रीट में क्वेश्चन बने हैं। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जो हमारा मिश्रण होता है उसको हम किस तरह से पृथक्करण उसका करते हैं। सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी, बस आपको आने चाहिए। एक नेक्स्ट क्लास में ना, पहले मैं क्या करूँगी ना, इन जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी ताकि ये टॉपिक और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सेपरेशन यूजिंग मैग्नेट, चुंबक के थ्रू सेपरेशन करना कोई बहुत ही सिंपल मेथड है। एक जो सब्सटेंस होगा, जैसे उसमें चुंबकीयता शक्ति जो होगी वो नहीं होगी, दूसरे सब्सटेंस में होगी। तो फिर जो जो सब्सटेंस हमें अलग करना है वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और वो उससे अलग हो जाएगा। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक। एक एक जो सब्सटेंस है उसके अंदर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है लेकिन दूसरे के अंदर नहीं है। तो जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो बाहर हो जाएगा। द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, सल्फर के पाउडर में आयरन की छोटे छोटे फिलिंग्स पड़ी हैं, और जैसे ही मैं मैग्नेट लेके जाऊंगी सारी आयरन की फिलिंग जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगी। उसके बाद दूसरा मेथड होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। जैसे आपने देखा होगा वाष्पीकरण के मेथड से क्या होता है, जो सॉल्ट होता है वो पानी से अलग होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है, वेपराइज हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट मतलब पानी यहाँ पर वेपराइज हुआ। सॉल्वेंट वो होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये बहुत पहले मैंने आपको अच्छे से केमिस्ट्री में समझा दिया है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर पानी वेपोराइज हो रहा है टू ऑब्टेन द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट वहाँ पर उसके अंदर पड़ा हुआ है कम अमाउंट में, जैसे नमक पानी में पड़ा हुआ है तो वो सॉल्यूट है, तो पानी भाप में बदल जाएगा और जो सॉल्ट है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस तरह से जो सेपरेशन करते हैं हम किसी सॉल्यूट का जो किसी पूरे सॉल्वेंट के अंदर, पूरे मिक्सचर के अंदर पड़ा होता है, और उसमें से जो हम सॉल्यूट को अलग कर लेते हैं, जैसे नमक को पानी में से अलग कर दिया क्योंकि पानी जो है वो आपका भाप बन गया। और यही मेथड जो है वो आपका क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम्पल देकर वो आपसे से पूछेगा कि कौन सा मेथड है यहाँ पर सेपरेशन का, तो आपको सेपरेशन का मेथड समझ में आना चाहिए, इनको रटना नहीं है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है,
एक कण दो सब्सटेंस होते हैं, है ना, सेपरेशन जो हो रहा है वो दो सब्सटेंस में हो रहा है। तो एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं और एक के क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तो जब हम फिल्टर पेपर लगाते हैं तो होता क्या है, जो पतले पार्टिकल के सब्सटेंस है वो तो उसमें से निकल जाएगा, लेकिन जिसके पार्टिकल ज़्यादा मोटे हैं वो फिल्टर पेपर में अटक जाएगा और इस बेसिस पर हम उसमें से वो दूसरा सब्सटेंस क्या है, अलग कर लेंगे। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सॉलिड, क्योंकि वो सॉल्युबल होगा तो कैसे अलग होगा, इनसॉल्युबल मतलब पानी में अलग ही पड़ा होगा। जैसे पानी में अगर मैं कहूँ सैंड है ना, या फिर हाँ सैंड है आपकी, है ना, मृदा वो है आपकी, रेत है। तो जब अगर हमें रेत को अलग कर रहा है पानी में से तो हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, सैंड के पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर पेपर पर लटक जाएंगे और जो पानी है वो बाहर वहाँ से चला जाएगा। जैसे या फिर आपकी कोई लकड़ी के छोटे छोटे कण हैं जो पानी में डले हुए हैं, तो पानी तो जो है फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो उसमें अटक जाएगा और फिल्टर पेपर से उसको फिर हम बाहर कर लेंगे। समझ में आया। उसके बाद एक मेथड आता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इफ द सॉलिड पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर देन कॉन्फिग्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, सिंपल क्या कह रहा है। जैसे कोई ठोस के कण हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे दूध है, दूध के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा गोल गोल हम दूध को घुमाते रहते हैं, है ना। आपने मम्मी को देखा होगा दूध में से बटर निकालते हुए, है ना, दूध में से जो मलाई अलग निकल जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं और घुमाने से क्या होता है, जो उसके अंदर के जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो दूध वाले होते हैं वो सेपरेट करते हैं बटर को फ्रॉम क्रीम, वो ऐसे ही करते हैं, उसको गोल गोल चक्री की तरह घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। और उसमें क्या होता है, जो ठोस कण हैं वो उस लिक्विड से क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। यदि ठोस कण बहुत छोटे होते हैं और एक फिल्टर पेपर से गुजारें तो ठोस तरल मिश्रण से अघुलनशील जो ठोस हैं को अलग करने के लिए, उस केस में जो ठोस तरल मिश्रण है ना, ठोस तरल मतलब जैसे मिल्क, ठोस तरल मिश्रण है, उसमें से जो अघुलनशील ठोस हैं जो उसमें मिक्स नहीं हो सकते, उन ठोसों को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, जो उसके अंदर होते हैं। और उसको हम फिर क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके जो सॉलिड हैं उस लिक्विड के अंदर वो साइड में आ जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही हम वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ। क्लोथ एक सॉलिड है, उसके अंदर पानी है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा, जिससे क्या हुआ, जो पानी है वो क्लोथ से अलग निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इसमें सेपरेटिंग फनल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, दो द्रव होते हैं और उन दोनों द्रवों की घनत्व जो है, डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पानी का घनत्व ज़्यादा है और उसमें अगर मैं तेल डाल दूँ तो उसका घनत्व कम होगा, तो जो तेल है ना वो पानी में तैरता रहेगा। तो ये दोनों जो लिक्विड हैं, ये दोनों दो द्रव हैं, ये दोनों आपस में घुल नहीं सकते, और ऐसे ही दोनों लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इमेजरेबल लिक्विड बोलते हैं। तो ऐसे दो इमेजरेबल लिक्विड को अलग करने की जो विधि यूज़ करी जाती है वो सेपरेटिंग फनल होती है। उसमें क्या होता है, जो हैवी लिक्विड होता है वो नीचे होता है और लाइटर लिक्विड ऊपर रहता है। तो इसमें क्या करता है, हम इसकी जैसे ही इस तरह से बंद है, इसको खोल देते हैं, तो होता क्या है, ये जो हैवी लिक्विड है वो इस तरह से यहाँ पर निकल जाता है, और जैसे ही हमें दिखेगा कि अब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो हम उसको बंद कर देंगे, और जो लाइटर लिक्विड है वो अपना उस फनल के अंदर ही रह जाएगा। और ये होती है आपकी सेपरेटिंग फनल मेथड। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें नहीं जाना है, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पूछेगा एग्जाम में कि कैरोसिन से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सेपरेटिंग फनल होगा। या फिर कोई भी ऐसे दो सब्सटेंस दे दें जो दोनों लिक्विड में हैं और दोनों एक दूसरे से घुल नहीं सकते, तो उनको हम सेपरेटिंग फनल से यूज़ करके अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वो अलग अलग होगी। तो जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर रहेगा और भारी पदार्थ जो है वो नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट मेथड आपका होता है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, ये प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधा गैस अवस्था में कोई सब्सटेंस जाएगा, तो वो आपका सब्लिमेशन में उसके अंदर सब्लिमेटिंग प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम कैसे सेपरेशन करते हैं, देखिए होता क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर दो सब्सटेंस हैं। एक सब्सटेंस तो वो होगा जिसके अंदर सब्लिमेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी, और एक वो सब्सटेंस होगा जिसके अंदर सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होगी। और जैसे ही हम हीट करेंगे, होगा क्या, जो सब्लिमेशन वाला सब्सटेंस
सब्सटेंस है वो तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा और जो दूसरा सब्सटेंस है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। और इस तरह से हम वहाँ पर सेपरेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया भी है, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट और एक आपका सब्लिमेबल सॉलिड है अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को अलग करना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम किससे अलग करते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। तो इसको हम अलग करते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन से। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सब्लिमेशन वाली प्रॉपर्टी होती है। और ये जो होगा डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। और इस तरह से हम उन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। आप कहेंगे कि मैम कोई और सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आ जाएगा? नहीं, अगर एग्जाम में आया तो यही आ जाएगा। तो सब्लिमेशन वाला आप ये सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, या फिर आपको बोल देगा कि किसी में कैम्फर है, कपूर पड़ी हुई है ना, तो ये आपके नैप्थलीन की बॉल जो होती है ना, वो नैप्थलीन की बॉल जो होती हैं जिसमें आपने देखा होगा जहाँ पानी वानी होता है वहाँ पर डाल दी जाती हैं, ठीक है। तो वो नैप्थलीन की बॉल भी क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब सब्लिमेशन सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। समझ लीजिए ये मेथड क्या होता है। देखिए जैसे सपोज एक सॉल्वेंट है, ये पूरा एक सॉल्यूशन है जिसमें ये बड़ा वाला हिस्सा जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। अभी एक सॉल्यूट की पेपर स्ट्रिप हमने इसमें लगाई जो डाई की है, डाई में अलग अलग कलर होते हैं। तो ये जो सेपरेशन मेथड है ना, ये डिपेंड करता है किस पर, सॉल्युबिलिटी पर, कि कौन सा सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के अंदर जल्दी से घुल जाएगा। और वही क्या है, अपनी प्रॉपर्टी पहले दिखा देगा। जैसे डाई है, डाई को जैसे ही हम उसका पेपर इसमें पानी के अंदर डालेंगे तो जो कलर जल्दी से पानी में घुलेगा वो एकदम से दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा कलर, इस तरह से पूरी जो है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, कलर की एक लेयर बन गई। तो ये क्या हुआ, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में अलग अलग है और जिससे इनकी लेयर क्या है, अलग अलग बन गई और हमें अलग अलग कलर जो हैं वो दिखाई दे गए। और यही मेथड क्या है, आपका क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है। तो बस ज़्यादा बहुत डिटेल में इसके नहीं जानना है, बस इतना ही याद रखना है कि डाई वाला एग्जाम्पल कि कैसे जो कलर हैं, आपने देखा भी होगा पानी में कोई ऐसा पेपर डाल दें जो जिसमें बहुत सारे कलरों का मिक्सचर है, तो उसमें क्या होगा, जो कलर जल्दी सॉल्युबल होगा उसके साथ जल्दी क्या करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, वो एकदम से आपको दिखाई देगा बड़े अमाउंट में, फिर दूसरा कलर दिखाई देगा। तो उस तरह से हमने अलग अलग कलर जो हैं वो अलग कर लिए और वही मेथड है आपका क्या, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मेथड आता है आपका डिस्टिलेशन, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड में क्या होता है कि अभी तक हमने जो सेपरेटिंग फनल वाला मेथड था वहाँ पर हमने देखा था जो दो सब्सटेंस थे वो इमिजिबल थे, मतलब दोनों लिक्विड जो थे वो आपस में घुल नहीं सकते थे। अब वो सब्सटेंस होंगे जो आपस में घुल सकते हैं, वो लिक्विड होंगे दोनों जो आपस में घुल सकते हैं, टू मिजिबल लिक्विड। अब दो लिक्विड ऐसे हैं एक सॉल्यूशन के अंदर जो आपस में पूरी तरह से घुले हुए हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा सब्सटेंस है और कौन सा दूसरा सब्सटेंस है। तो उस केस में आप जो दोनों एक दूसरे में मिक्स हैं, मिजिबल लिक्विड हैं, उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? उनको सेपरेट करने के लिए एक मेथड होता है डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है, वो दोनों जो सब्सटेंस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत अलग अलग होगा। और हम क्या करेंगे, उनको हीट देंगे। हीट करने से क्या होगा, सपोज एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री और एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री। आपने जब हीट करना शुरू किया तो 50 डिग्री जैसे ही आएगा तो ये जो सब्सटेंस है वो आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा, भाप में बदलने लगेगा। और एक हम नली लगा के क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, है ना। और जैसे ही आपका 80 डिग्री आएगा हम हीट देना बंद कर देंगे और वहाँ पर क्या होगा, ये जो दूसरा वाला सब्सटेंस है वो उसके अंदर एज इट इज़ रह जाएगा। और इस तरह से जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो सब्सटेंस डिस्टिलेशन के थ्रू उसमें से अलग हो गया। तो समझ में आए डिस्टिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। एसीटोन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पानी। तो ये जल्दी जैसे सपोज़ मैंने माना ये 50 डिग्री पर ही बॉयल करने लगेगा और पानी जो है वो 100 डिग्री पर करता है, तो ये जल्दी से भाप बनकर अलग निकल जाएगा और पानी जो है ना वो फनल के अंदर एज इट इज़ रह जाएगा। तो समझ में आया, ये डिस्टिलेशन होता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझाया भी है, जैसे मिक्सचर ऑफ एसीटोन और पानी है और ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है। और जैसे ही हम हीट कर रहे हैं तो हो क्या गया, थर्मामीटर हमने इसमें लगा दिया है ताकि हमें टेम्परेचर का पूरा पता रहे। और इस तरह से क्या हुआ, ये जो दूसरा सब्सटेंस है वो यहाँ आ जाएगा और जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर दूसरा सब्सटेंस भी वहाँ पहुँचने वाला होगा, हम उसको बंद कर देंगे ताकि जो दूसरा सब्सटेंस है वो एज इट इज़ पानी जो है वो वहीं पर रह जाए और जो एसीटोन है वो आपका बाहर निकल जाए। समझ में आया? कुछ इस तरह से हम जो है इस तरह का जो मेथड है इसको यूज़ करते हैं और जो अपना डिस्टिलेशन के थ्रू है दूसरा सब्सटेंस हम बाहर कर लेते हैं।
उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, देखिए दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सब्सटेंस वो होते हैं जैसे पानी है, पानी में मैंने नमक डालना शुरू करा और मैं नमक डालती जा रही हूँ डालती जा रही हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उसमें और नमक नहीं डाल सकती, क्यों? क्योंकि वो सैचुरेशन की स्टेट में आ गया है। लेकिन अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम सॉल्ट डाल सकते हैं, मतलब उनमें और कैपेसिटी है सॉल्ट को होल्ड करने की, तो वो अनसैचुरेटेड हैं। लेकिन सैचुरेटेड वो हैं जिनमें और सॉल्ट है, आप पानी के अंदर ऑल सॉल्ट जो है वो नहीं डाल सकते, तो वो सैचुरेशन की स्टेट में आ गया है। क्रिस्टलाइजेशन में इसका यूज़ होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन मेथड विच इन्वॉल्व द प्रेसिपिटेटिंग ऑफ सॉइल क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सैचुरेट सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मुझे शुगर के क्रिस्टल चाहिए, क्रिस्टल मतलब उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाएंगे, और वो क्रिस्टल मैं कैसे प्राप्त करूँगी, ठीक है? उसमें क्या करना होता है, पानी में मैं शुगर मिलाती जाऊँगी और उसको मैं टेम्परेचर पर वो भी कर रही हूँ, बॉयल भी कर रही हूँ, ठीक है? तो होगा क्या, मैं उसमें शुगर मिलाती जा रही हूँ मिलाती जा रही हूँ मिलाती जा रही हूँ, मैं तब तक शुगर मिलाऊंगी जब तक कि वो सैचुरेशन की स्टेट में नहीं जाएगा। वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब उसमें और शुगर नहीं डाली जा सकती। अब क्या करूँगी, मैं उसको थोड़े समय के लिए, या जब बहुत ज़्यादा बॉयल करते रहते हैं उसको अपना, फिर जब वो पूरी सैचुरेशन की स्टेट में आ जाएगा तो मैं उस बॉयलिंग को बंद कर दूँगी और उसको कूलिंग पर रख दूँगी, या फिर एज इट इज़ उसको थोड़े कम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी। और कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें से जो पानी है वो तो बाहर हो जाएगा कूलिंग से, और होगा क्या, वो जो क्रिस्टल हैं सॉलिड के, जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का मेथड होता है ये आपका क्रिस्टलाइजेशन, और मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं समझाया है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आने हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन क्या था, बता दिया मैंने, है ना। सैचुरेशन की स्टेट आ जाएगी। डिस्टिलेशन में दो मिजेबल लिक्विड हैं, ये एग्जाम्पल याद रखना है, एसीटोन और वाटर का, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसके अलावा एक और होता है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, और उसमें हम उस कोई और मेथड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम उनके बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर कम है वो उन दोनों को हम अलग कर लेंगे। उसके अलावा हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी, मैंने बताया कैसे डाई में जो रंग हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। सब्लिमेशन में तो बता दिया कि एक जो अमोनियम क्लोराइड है वो आपका सब्लिमेशन शो करेगा तो वो गैस में बदल जाएगा और सॉल्ट उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। सेपरेटिंग फनल में दो आपके इमिजिबल लिक्विड हैं, एक हैवी लिक्विड है और एक आपका लाइट लिक्विड है, डेंसिटी का अंतर है। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में एक और एग्जांपल होता है ब्लड, जो ब्लड में से प्लाज्मा अलग होता है ना, आपने देखा होगा ये जो ब्लड वाली जो नलियाँ होती हैं उनको कुछ इस तरह से डिज़ाइन में लगाया जाता है, फिर उनको गोल गोल घुमाया जाता है जिसमें से जो प्लाज्मा है ना वो उनसे अलग हो जाता है, उनकी साइड में, नली की साइड में आ जाता है, और जो अदर पार्ट है ब्लड का वो अलग हो जाता है। तो ये भी जो प्लाज्मा ब्लड से अलग है ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन है। वॉशिंग क्लोथ है ना, ये सब अच्छे से समझा दिया है। बटर को क्रीम करना, तो जो सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल से क्या होते हैं, हमारे लिक्विड के साइड में आ जाते हैं। फिल्ट्रेशन तो बहुत ही सिंपल है ना, एक के कण ज़्यादा भारी हैं एक के कण हल्के हैं। इवेपोरेशन बाष्पीकरण, जैसे सॉल्ट जो है, जो पानी है वो भाप बन गया, सॉल्ट उसमें रह गया एज इट इज़। तो ये सारे मैंने आपको सेपरेशन के मेथड बताए, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर। तो मुझे लगता है पूरा ये आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैटर वैटर ये सब आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं कार्बन और उसके यौगिक, और साथ में हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वाला सेशन जो है कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। इसकी बेसिक लेवल पर जानकारी लेनी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि क्लास 11th में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, और इम्पोर्टेंट है, और मैं ऐसे समझा दूंगी ना कि आपको बिल्कुल मज़े में समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। मैंने आपको यौगिक समझाया है, कंपाउंड समझाया है, क्या होता है ये हमने पहले अच्छे से पढ़ा है। क्या होते हैं कंपाउंड, जैसे एक एलिमेंट है कार्बन, तो उसने अपना एक कार्बन का एटम, और एक ऑक्सीजन है उसने अपना ऑक्सीजन के दो एटम, तो ये दोनों एटम मिलके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। तो जब एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के जो एटम हैं, उनके जो परमाणु हैं, जब वो एक साथ आते हैं और एक
क्या कहते हैं, रिएक्शन के बाद क्या करते हैं, एक नया कंपाउंड बना देते हैं, वही क्या होता है आपका यौगिक होता है। वहाँ पर आपको एक नया कंपाउंड देखने को मिल जाता है जहाँ पर एक या दो से ज़्यादा जो एटम है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो ये आपका यौगिक है, कंपाउंड है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वो यौगिक हैं, वो कंपाउंड है जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम आपको देखने को मिलते हैं, वो सिंपली आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन वही फॉर्मूला देखना होगा जिसमें सिर्फ क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होंगे, वही जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम आपको देखने को मिलेंगे, वही कंपाउंड, वही यौगिक आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं का ये, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम का ये हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है, यौगिक है, ये बना हुआ होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, मीथेन CH4। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो प्रोपेन है ये हमारे गैसेज में यूज़ होता है, जो गैस सिलेंडर वाला होता है। ब्यूटेन ये हमारी लाइटर में यूज़ होती है, जो सिगरेट वाला लाइटर होता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत यूज़ होता है। ये हम कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पर इनको यूज़ करते हैं। अब ये प्रोपेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, यही सब हमें हाइड्रोकार्बन में बनाना सीखना है। ठीक है, जिसमें मीथेन सिंपलेस्ट है, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, मीथेन में ये जो कार्बन है 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये बनाता हुआ हमें दिखेगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड क्यों बना रहा है कार्बन। देखिए कार्बन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहली शेल में 2 होंगे और दूसरी शेल में 4 होंगे। अभी जो दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो ये आपको पता है, मैंने अच्छे से समझा रखा है, पहले स्टेबल होना होता है, और सेकंड शेल में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो ये क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर ये क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना बहुत ही आसान नहीं है। ठीक है, जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो इतनी आसानी से इन चारों को जाने नहीं देगा। 4 इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल चाहिए होगा उनको जाने के लिए, और इतनी एनर्जी लेवल बीच में न्यूक्लियस के पास, या इतनी एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है कि ये छोड़कर चले जाएं। ऐसे इनके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं होता, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो आपका क्या करता है, कोवैलेंसी करता है, आपके जो है शेयरिंग करता है। ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे मीथेन है, मीथेन में कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। अब देखिए ये पूरा फिल हो जाएगा कैसे। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन में एक एटम होता है, कार्बन का यहाँ पर एक। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के लास्ट शेल में 4 होते हैं, मैंने चारों फिल कर लिए, और हाइड्रोजन का एक एक एटम आ गया। तो कुल मिलाकर ये भी पूरा 4 हो गया, और हाइड्रोजन ने भी अपनी पेयरिंग कर ली 2-2 के साथ, क्योंकि पहली शेल में कितने होने चाहिए, 2, और हाइड्रोजन पर होता कितना है, सिर्फ 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास 1 ही है। लेकिन अब इसने क्या करा, कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। कार्बन के 4 एटम मैंने लगाए और हाइड्रोजन के एक एक एटम, तो कुल मिलाकर 8 एटम पूरे हो गए जो कार्बन को भी फिल कर रहे हैं, और हर पर्टिकुलर में 2-2 एटम जो हो गए वो आपके हाइड्रोजन को भी फिल कर रहे हैं। इस तरह से ये क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब देखिए जो चैन मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ये देखिए कार्बन में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ही एटम के साथ बहुत लंबी चेन बना सकता है, और इसी में हमें पढ़ना है असाइक्लिक और एलिसाइक्लिक, जिसे हम या फिर साइक्लिक भी बोलते हैं। जब ये चैन सिंपल सीधी सीधी होगी तो वो आपकी एलिसाइक्लिक होगी, या सॉरी असाइक्लिक होगी, जिसमें कोई साइकिल नहीं होता। एलिसाइक्लिक में प्रॉपर इस तरह से एक आपका साइकिल बनते हुए आपको दिखेगा, वो आपका एलिसाइकिल या फिर साइक्लिक होगा। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये देखना है थोड़ा सा डिटेल में, और इसमें खाली एक सिंपल सा एग्जांपल देखना है, वो हम अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए जो एलिसाइकिल है, मतलब जिनमें साइकिल इस तरह से ना बन के जो चेन बनेगी कार्बन की, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी, या फिर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर सीधी सीधी चेन देखने को मिलेगी। तो ये आपके क्या हैं, ये सब असाइक्लिक है, इनमें कोई चेन नहीं बन रही। लेकिन ये आपका एलिसाइक्लिक है या फिर साइक्लिक है, बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से कार्बन की चेन बन गई। ठीक है, पढ़ने क्या है हमें, यहाँ पर हमें असाइक्लिक को ही देखना है। ये जो असाइक्लिक होते हैं ये 2 कैटेगरी में बट जाते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड के अंदर आता है आपका एल्केन, क्या आता है, एल्केन, जिसके बाद में ANE होगा। और अनसैचुरेटेड के अंदर आता है आपका क्या, एल्कीन, और एक और आता है एल्काइन, क्या आता है, एल्काइन। अब इनको समझते हैं
कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया पानी है, पानी में मैं चीनी डाल रही हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उसमें और शुगर चीनी ऐड नहीं कर सकती। तो जब उसमें और शुगर ऐड नहीं हो सकती तो वही कंडीशन क्या होगी, सैचुरेशन की कंडीशन। सेम यहाँ पर ऐसे होता है, जो कार्बन है उसमें फिर और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं वो अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड और हाइड्रोजन के एटम के साथ नहीं बना सकता, वो पूरा फिल है, तो वो आपका सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में क्या है, और हाइड्रोजन के एटम जो है वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अब सैचुरेटेड में क्या आते हैं, आपके एल्केन आते हैं, जैसे मीथेन। हम क्या पढ़ते हैं, मैथ, और उसके बाद में क्या लगा होता है, ANE। सेम ऐसी मीथेन भी होता है, ENE वाला भी होता है, और मिथाइन भी होता है, YNE वाला भी होता है। लेकिन जो MET ANE वाला होगा, याद रखेंगे, वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और बाकी जो हमारे ईन, इनके बाद में ENE या फिर YNE लगा होगा, वो हमारे अनसैचुरेटेड होंगे। इनको अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाना ही देखते हैं, उसके बाद क्या होगा हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, जैसे मुझे बनाना है क्या, ये जो मीथेन है, मीथेन मैंने बताया था आपको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं ये आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए यहाँ पर एक है मैथ, ये H यहाँ पर मैथ है ना, ये क्या है, मैथ। और ये ANE अलग है, ये ANE तो बता रहा है क्या, ये आपका सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड की पहचान ये होती है कि ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मतलब कार्बन का जो एटम है वो हमेशा दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर आपको सिंगल लाइन ही देखने को मिलती है किसमें, मेथेन में। लेकिन जो ENE वाले होंगे, अनसैचुरेटेड वाले जो होंगे, उसमें ENE वालों में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और जो YNE हैं उनमें आपको 3 बॉन्ड देखने को मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये पहचान होगी। अब देखिए इनको फॉर्मूला कैसे बनते हैं इनके, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एल्केन की बात करूं, मतलब जिनके बाद में ANE होता है वो होंगे एल्केन, मतलब इनका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे अब कार्बन का अगर एक एटम है, ठीक है, कार्बन का अगर एक एटम है तो वो होगा प्रीफिक्स उसका मैथ। कार्बन के अगर 2 एटम है तो वो होगा एथ। कार्बन के अगर 3 एटम है तो वो होगा प्रॉप। कार्बन के 4 एटम है तो वो होगा ब्यूट। 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेग्स, 7 होंगे तो हेप्ट, और 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक, ठीक है। तो याद रखेंगे जैसे मीथेन है, मीथेन में कार्बन का एक एटम है तो मैंने उससे पहले क्या लगाया, प्रीफिक्स मैथ लगाया, ठीक है। अब अगर मैं इथेन की बात करूंगी, इथेन, तो इसमें इथ मतलब कार्बन के 2 एटम है C2। अब ये बाद में ANE के साथ मतलब सिंगल बॉन्ड इनमें चल रहा होगा, तो समझ में आया। मैथ मतलब यहाँ पर कार्बन का एक एटम है। अगर प्रीफिक्स एथ लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे उसमें कार्बन के 2 एटम हैं। अगर प्रॉप लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कार्बन के मतलब C3 फॉर्मूला होगा, जैसे यहाँ पर लिखा भी है C3। अगर ब्यूट की बात हो रही है तो कार्बन के 4। अगर C5 लिखा है तो आप समझ जाएंगे फॉर्मूला पेंट ही होगा, है ना, क्योंकि उसमें 5 कार्बन है। समझ में आया। ऐसे अगर कार्बन के 6 हैं तो वो हेक्स, कार्बन के 7 हैं तो वो हेप्ट। अब इनका फॉर्मूला कैसे, और आगे का ये आप देख लेंगे हाइड्रोजन कैसे फिल हो रहे हैं। इनको कैसे फिल करते हैं, जो एल्केन होता है उसमें फॉर्मूला क्या होता है, CN, N वही होगा जितने नंबर ऑफ कार्बन, H2N+2। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, किसके लिए, ये फॉर्मूला होता है एल्केन के लिए, जिसके बाद में ANE होगा। जैसे मीथेन था, मीथेन में कार्बन का एक एटम था तो C1H। अब देखिए 2, N की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 + 2, तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए बाद में फाइनल फार्मूला मीथेन का क्या बन गया, CH4। अब देखिए इथेन के लिए हम बनाते हैं, क्या मैं किसके लिए फॉर्मूला बना रही हूँ, इथेन के लिए। अब मुझे ये तो पता चल गया एथ का मतलब इसमें कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पर तो C2 हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनाया था, H के बाद क्या बताया था 2N+2, तो हम इसमें जोड़ देंगे 2। N की वैल्यू कितनी है 2 + 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, तो फॉर्मूला क्या बन गया C2H6। सेम ऐसे ही अगर मुझे प्रोपेन, किसका फॉर्मूला बनाना है, प्रोपेन का फॉर्मूला बनाना है। प्रोप माने क्या होगा, कार्बन के 3 एटम, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 3। और आगे हाइड्रोजन के निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर्मूला वही 2N+2 वाला। तो 2N की वैल्यू कितनी है 3 इस बार, और +2, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो गया 8। तो देखिए आप प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बन गया C3H8। इस तरह से अगर एग्जाम में पूछ भी ले कि बताइए ये क्या है, तो कार्बन का 8 है तो आप समझ जाना आंसर में जो ऑक्ट ऑप्शन होगा, वहाँ पर जो प्रेफिक्स होगा वो ऑक्ट होना चाहिए, है ना।
और यहाँ पर आप बॉन्डिंग फार्मूले में फिट करके देख लेंगे। अगर कार्बन के 8 हैं तो देखिए 2n+2 होगा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा और 16+2 करेंगे तो 18 होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका ऑक्टेन है। क्या है, ऑक्टेन। इस तरह से ANE, समझ में आया। अब जैसे ईन है, सपोज अब आ गए कौन से, आपके एल्कीन वाले। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जिसके अब बाद में क्या लगा होगा, सफिक्स ANE। लेकिन अगर अब ENE लगा हो तो उस केस में कार्बन के यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो याद रखेंगे। पहली बात तो वहाँ पर आपको बॉन्डिंग किसकी मिलेगी, दो कार्बन की बॉन्डिंग, आपको डबल बॉन्ड वहाँ पर एक बार आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है CN, आपका हो जाता है H2N, सिंपल। ये फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। और एल्काइन के केस में अभी ये लिखा हुआ भी है, तो वहाँ से आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसको लिख लीजिएगा। ये समझाने का काम मैंने एक बार में कर दिया है। अगर बाद में YNE लगा है, एल्काइन है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, H2n-2। तो 3 फॉर्मूले होते हैं ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। और ये मैंने प्रेफिक्स बता दिए सबके। कार्बन का 1 तो मैथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, हेग्स। इस तरह से ये पूरा फॉर्म बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक लेवल पर आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। सैचुरेटेड में सिर्फ आपका क्या आता है, आप तो ये याद रखिए, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं जानी है। इसके अंदर एल्केन आते हैं। कौन से आते हैं, एल्केन वाले आते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनके बाद में ANE लगा होगा तो आप समझ जाएंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी है CnH2n+2। इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको बना देते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी है कि इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के एटम है वो हमेशा हेल्ड टुगेदर होंगे, किससे, सिंगल बॉन्ड से। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखेंगे इन चारों में सिंगल बॉन्ड बन रहा है और इनके बाद में आप देखेंगे सब में ANE लगा हुआ है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। और जब भी सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे तो उनके बाद में हमेशा AN ही होगा और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ये आपको याद रखना है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, और इसमें मैंने आपको 2 बताए थे। एक तो डबल बॉन्ड वाले जो क्या होते हैं आपके एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो आपके क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। ये जो एल्कीन होता है इसके लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n बताया था। और ये जो एल्काइन होते हैं YNE वाले, इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इस तरह से ये फॉर्मूले होते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा इथीन। अब एग्जाम में आपसे पूछा उसने कि मुझे इथीन का फॉर्मूला बताओ, तो आपको ये तो पता है कि एथ क्या होता है, मैथ एथ। एथ मतलब कार्बन के 2 एटम, ठीक है। बाद में ENE लगा है तो हमें ENE मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा होगा, है ना, ENE में डबल बॉन्ड बनता है। बाद में फॉर्मूले के क्या बताया था, H2n। सिंपल क्या होता है, H2n। और n यहाँ पर क्या होता है, जितनी कार्बन के एटम है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो C2H4 जो है वो हमारा इथीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनाने हैं। सेम ऐसे ही अगर वो पूछता है आपसे ब्यूटाइन का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, YNE लगा है, ब्यूटाइन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। ब्यूट माने कार्बन के 4 एटम, है ना, C4 हो गया। और H के लिए ब्यूटाइन, YNE के केस में क्या करते हैं, 2n-2 करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है, कार्बन के 4 एटम है, तो 2 × 4 मतलब 8, 8-2 करेंगे तो 6, C4H6 जो है हमारा ब्यूटाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। सेम ऐसे अगर आपसे पूछे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, अब तो आप बता देंगे प्रोपेन। अच्छा, ये तो सैचुरेटेड वाला है, प्रोप माने 3, कार्बन के 3। और प्रोपेन के केस में इसमें क्या फॉर्मूला बताया है, 2n+2। सबसे पहला वाला फॉर्मूला, n की वैल्यू वही जितने कार्बन है, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, तो C3H8 ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आप फॉर्मूला बनाते हैं। जो साइक्लिक है ना, यहाँ पर देखिए जो लिखा था ये डायग्राम, एलिसाइक्लिक या फिर साइक्लिक, इसमें आपको सिर्फ एक ही देखना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, सिर्फ बेंजीन को ही याद रखना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें कार्बन का पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह की जब चेन बन रही होगी, पहले सिंगल फिर डबल, पहले सिंगल फिर डबल, पहले सिंगल फिर डबल, तो ये आपके क्या होते हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या, बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना है। देखिए यहाँ पर कार्बन के भी 6 एटम है और हाइड्रोजन के देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये C6H6। अब देखिए इन्होंने बॉन्डिंग कैसे करी,
जैसे सी यहाँ पर था, डबल बॉन्ड बनाया तो सी के 2 तो कंप्लीट हो गए, सी को अभी 2 और कंप्लीट करने हैं, एक यहाँ पर कर लिया, एक यहाँ पर। तो ये देखिए सी के तो 4 हो गए, एक ये 2 यहाँ पर हो गए 4, 2 ये हो गए 2 और एक ये 3 और एक आगे इधर कर लेगा तो ये 4 हो गए, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, है ना। तो ये बॉन्डिंग फिलिंग करनी आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, ठीक है। फिलिंग नहीं भी आएगी तो भी चल जाएगा, बेसिक लेवल पर क्या होता है ये अच्छे से आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक बेसिक लेवल पर समझ ले तो देखिए कार्बन अभी 4 से ही फिल है, एक यहाँ पर 2 3 और एक नीचे 4, 5 मत कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी 5 बना दो, कार्बन हमेशा कितने लाइनें होंगी उसमें हमेशा 4 होंगी, चाहे वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो कुछ इस तरह से 2 3 4। और हाइड्रोजन हमेशा याद रखिए, हाइड्रोजन के साथ कभी भी कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड मत दिखा दीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही एटम होता है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम से और प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मीथेन मुझे बनाना है, एग्जाम में इस तरह से आ गया, बताइए कौन सा इसका आंसर है। तो मीथेन तो सिंपल है, सी के साथ आपके 4 कार्बन के एटम जो हैं वो ऐसे जुड़ गए। अब मुझे इथेन बनाना है तो कार्बन 2 है, एन है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं, फिर यहाँ पर 4 4 जोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हाइड्रोजन के साथ जुड़ के फिल हो गए, ठीक है। 4 4 देखिए इनके पूरे हो गए, हाइड्रोजन का अपना एक एक पूरा हो गया। ये इथेन का बना दिया, ये प्रोपेन का बना दिया, ये यहाँ पर बुटेन का बना दिया। अब देखिए इन्होंने ये तीनों एक साथ में समझा दिए, इथेन इथीन और इथाइन, ठीक है। इथेन इथीन और इथाइन तीनों, ये सैचुरेटेड, ये दोनों अनसैचुरेटेड। इथीन बाद में ई एन ई लगा हुआ है तो देखिए कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, सारे कार्बन के नहीं, एक कार्बन का एटम वहाँ पर आपको ज़रूर 2 मिलके डबल बॉन्ड दिख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे वो आपका इथीन होगा। इथाइन मतलब कार्बन कार्बन में एक एक जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा वो ज़रूर पक्का 3 बना रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा, तो वो आपका इथाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिलिंग कैसे करी है आपकी इथीन की। सपोज़ मुझे इथीन की फिलिंग करनी है तो ये तो फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया, C2H4 मैं निकाल भी लूँगी, क्या होता है CN2 की पावर, सॉरी ये होता है क्या CnH2n। इससे मैंने फार्मूले से बना लिया, मेरा इथीन का फार्मूला क्या बन गया C4H4। अब मुझे इसकी फिलिंग करनी है, वो मैं कैसे करूँगी। देखिए कार्बन के 2 एटम बना लिए, 4 बनाने हैं तो डबल बॉन्ड मुझे दिखाना होगा, 4 बनाने हैं। अब मुझे हाइड्रोजन मुझे पता है 4 एटम जोड़ने हैं, तो ये कि 2 तो कार्बन फिल हो गए, कार्बन को 2 और फिल कराना है, एक यहाँ से H जोड़ दो और एक यहाँ पर H जोड़ दो, क्या कहीं पे भी जोड़ दो, ठीक है। सेम ऐसे 2 ये हो गए, एक यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया, तो हो गए ना पूरे पूरे फिल, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन का भी एक एक, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन का भी एक एक, है नहीं। सेम यानी इन्होंने किसका बना दिया, इथाइन का बता दिया। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो अब कार्बन ऑलरेडी 3 है तो हाइड्रोजन बस एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक आ गया, यहाँ पर भी बस अब एक ही जगह खाली क्योंकि 3 तो पहले से भरे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक आ गया। तो इस तरह से ये आपका इथाइन का फॉर्मूला बन गया। और बेंजीन का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लिक में आपको एक ही याद रखना है बेंजीन, और इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, एक बार डबल, एक बार सिंगल, एक बार डबल, एक बार सिंगल, तो ये आपका बेंजीन होता है, ठीक है। तो ये पूरा था आपका हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर कैसे फॉर्मूले बनाते हैं ये मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया, इस तरह से, है ना, कैसे प्रीफिक्स होते हैं और कैसे फिर बाद में ये हाइड्रोजन की किस तरह से बॉन्डिंग होती है, इथेन क्या है, मीथेन क्या है, ये सब आप इनके फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बेसिस पर। तो पूरा ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। सिंपल सा सिर्फ समझना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सपोज़ ये अर्थ है, ये सन है, तो सन की रेज क्या होता है भैया, अर्थ पर आती हैं, है ना, और अर्थ पर आती हैं, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, कुछ रेज खतरनाक होती हैं तो वो टकरा कर अर्थ से वापस चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रेज जो होता है वो अर्थ के अंदर आती हैं और अर्थ को गर्म करती हैं बढ़िया सा, और अर्थ भी अपना रिलैक्स फील करती है। लेकिन अगर सारी जो रेज आ गई हैं जो वापस चली गई, हमें अब उनसे मतलब नहीं है, वो तो खतरनाक रेज थी वापस चली गई, अच्छी रेज क्या हुआ, सारी अंदर आ गई। तो अगर इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, धूप लेने के बाद जैसे सूरज चला जाएगा तो ये सारी रेज फिर से वापस चली जाएंगी, है ना। और अगर सारी रेज वापस एज इट इज चली गई तो ऐसा हो जाएगा फिर अर्थ पर कि दिन में तो बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड हो जाएगी और फिर वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें इन रेज को जाने से रोकना होगा। और इन रेज को जाने से कौन रोकता है, जो सन की रेज आती है, एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो एक लेयर बना लेती हैं, और वो लेयर क्या करती हैं, जब अर्थ से कुछ रेज वापस जा रही होती हैं बाद में, है ना, तो वो उनको रोक लेती हैं, और रोकने के बाद क्या करती हैं, वो अर्थ को गर्म करती रहती हैं बाद में, जिससे क्या होता है, रात के समय भी एक अर्थ पर अच्छा खासा टेम्परेचर बना रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। और यही क्या है, यही आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। और ये जो सारी गैसेज एक इस तरह से पूरा एक एनवायरनमेंट बना लेती हैं कि जिससे ये गैसेस को रोकें। तो जो गैसेस मिलकर ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रही हैं, वही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी कौन कौन सी गैसेस आती हैं, मुख्यतम 3 गैसेस का मुख्यतम नाम पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन फिर से आ गया आपका CH4, अब तो याद रहेगा मीथेन, और एक हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे, ये तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वाटर वेपर भी होती है, मुख्यतम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी ओजोन भी और कुछ आर्टिफिशियल केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाता है, बट आप उसको ज़्यादा ध्यान मत रखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों मुख्यतम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं, जिनका काम क्या होता है, जो पृथ्वी से गर्मी वापस, जो पृथ्वी से रेज वापस जानी है, ये उनको रोक लेती हैं, और क्या करती हैं, पृथ्वी को फिर से गर्म कर देती हैं, जिससे पृथ्वी पर एक सामान्य जो ताप है वो हमेशा बना रहता है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो हमारी पृथ्वी जो है उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस है ये, दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी को वार्म करता है। व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, कुछ तो वापस चली जाती हैं वायुमंडल में, लेकिन कुछ जो होती हैं रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड री रेडिएटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब कुछ रेस को तो अर्थ ने एब्जॉर्व कर लिया, लेकिन जब वो वापस जाएंगे, क्योंकि सन तो खत्म हो जाएगा तो उनको वापस जाना होगा, लेकिन वो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको रोक लेगा कौन, रेडिएट कर देगा उनको रोकने के बाद कौन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया? ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन हाउस गैसेज के नाम पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन कॉमनली ही बनता है कि कौन सी निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है या कौन सी नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो आपकी अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आ गया, कैसे ये कनेक्शन बनाता है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। आइए अब हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है, जब ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एनवायरनमेंट, अगर कार्बन, जैसे अब होता है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत बढ़ती जा रही है, मीथेन गैस बढ़ती जा रही है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये जो गैसेस हैं, वाटर वेपर, ये सब हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी गैसेस मिलकर क्या करती हैं, जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगी तो ये क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा अर्थ की जो टकराने के बाद जो रेज वापस जानी है उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोकने लगेंगी। और जब ये उनको बहुत ज़्यादा रोकने लगेंगी तो उससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। जैसा कि अब हो रहा है कि दिन ब दिन गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। पीछे रीज़न ये है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक लिमिट है कि सिर्फ उतनी ही रेस को इनको एब्जॉर्व करना है, लेकिन ये अब ये ज़्यादा रेस को वापस रोक पा रही हैं, जिससे क्या है, पृथ्वी गर्म होती जा रही है। और यही होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ और लिखा है कि किस तरह से ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट है वो चेंज होता जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हम बर्न कर रहे हैं आपके फॉसल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन है, हम उनको जला रहे हैं, है ना, लैंड को क्लीन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में बढ़ती जा रही हैं। और जिसकी वजह से क्या कर रही हैं, अब ये एक्स्ट्रा हीट को टैप कर रही हैं, ये अतिरिक्त गर्मी को रोक रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और यही जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये जो गैसेज हैं जो एब्जॉर्ब कर रही हैं एनर्जी को ज़्यादा अमाउंट में, यही क्या क्रिएट कर रही हैं, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट caused by increasing level of carbon dioxide, CFC and other pollutant। तो समझ में आ गया। यहाँ पर डेफिनेशन से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिंपल आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएंगे तो वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में गैसेज रेस को रोकने लगेंगी, और जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज
हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अब हम समझेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का साइकिल। देखिए, नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में अबेंडेंट अमाउंट में है। 78% अप्रॉक्स हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए, हमारे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अमीनो एसिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में, और इवन हमारा डीएनए बनाने में। प्लांट्स को जो अमीनो एसिड और प्रोटीन मिलते हैं उनमें जो नाइट्रोजन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड बाय टू मेक क्लोरोफिल इन प्लांट, है ना, विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें भी प्लांटों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अभी नाइट्रोजन आएगी कैसे, देखिए, हवा में नाइट्रोजन है 78%, हम नाइट्रोजन लेते हैं, एज इट इज़ यूज़ करते हैं, एज इट इज़ जितनी नाइट्रोजन है उसको बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट में मेंटेन रहनी है, हमेशा 78% ही रहेगी, तो जितनी लेंगे उतनी हमें वापस भी देनी है। अब प्लांट जो हवा में नाइट्रोजन है ना उसको एज इट इज़ नहीं ले सकते, उनको वो चाहिए किसमें, सॉइल के फॉर्म, मतलब उनको वो हवा से नहीं ले सकते। हवा से सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड और अपना क्या कहते हैं धूप को लेते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अब ये नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर जो क्या कर देते हैं, हवा की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, जिसमें जो हवा की नाइट्रोजन है वो इन कीड़ों के, इन बैक्टीरिया के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसके बाद वो सॉइल में चली जाती है और सॉइल से उसको प्लांट जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल हमें पढ़ना होगा जो कि आपका क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन साइकिल कहलाएगा। नाइट्रोजन इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन केमिकल टू अनदर। द ट्रांसफॉर्मेशन that nitrogen undergoes as it move between the atmosphere, the land and living things make the nitrogen cycle। ये पूरी थ्योरेटिकल है, इसको ज़्यादा नहीं देखना है। सिंपल नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि जिसको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है और अगर वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पा रहा है तो वो नाइट्रोजन को एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे हवा की नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में चली गई बैक्टीरिया के माध्यम से, तो वही जो कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन का दूसरे कंपाउंड में, है ना, वही क्या है, आपका नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन का चक्र है। पूरा ये चक्र है, यहाँ पर देखिए, इसको समझते हैं। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे कौन, बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अब ये जो बैक्टीरिया है इस नाइट्रोजन को टर्न कर देंगे किसमें, नाइट्रस कंपाउंड में। ठीक है, और ये जो नाइट्रस कंपाउंड होंगे ये हमारे चले जाएंगे किसमें, सॉइल में। ठीक है, और इस तरह से सॉइल के अंदर क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी। अब ये नाइट्रोजन इन्होंने एनवायरनमेंट से ले तो ली, लेकिन अब इसको वापस भी करना होगा, तो ये सॉइल से वापस कैसे जाएगी, सेम ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की नाइट्रोजन को फिर से किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर से उसको गैस फॉर्म में बना देते हैं और वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। बाकी कुछ नाइट्रोजन जो है प्लांट, जैसे प्लांट जो होते हैं वो पेड़ों को, पौधों को खाते हैं, तो जब वो पौधों को खाते हैं तो उनमें, उनके अंदर भी नाइट्रोजन चली जाती है। प्लांट है उनके अंदर, उनको खाया एनिमल ने तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन चली गई, और वो एनिमल जब बहुत समय बाद मर जाते हैं तो वो जो डेथ होने के बाद फिर से सॉइल के अंदर आ जाते हैं, और सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे जो डेड डिकेइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, सड़े गले भोजन को फिर से गैस में, उनके अंदर की जो नाइट्रोजन है जो सॉइल में मिक्स हो गई है फिर से वहाँ से उस नाइट्रोजन को गैस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। वो नाइट्रोजन आपके सॉइल में आ जाएगी, वो सॉइल से क्या हो जाएगा, फिर आपके प्लांट जो हैं वो एनिमल खाएंगे उसको, फिर एनिमल मर जाएंगे तो वो फिर से सॉइल में आ जाएगी। अब वो जो सड़े गले जम्स हैं एनिमल के जो खा रहे हैं बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन है उसको फिर से गैस में कन्वर्ट करके फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देंगे। तो इस तरह से पूरी आपकी नाइट्रोजन जो है वो चलती रहती है, इसका एक पूरा साइक्लिक होता है। सेम ऐसे लाइटनिंग, जब आपकी बिजली कड़कती है तो उसमें भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो वहाँ से भी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल जाती है, वो सॉइल में आ जाती है, और इस तरह से पूरा एक प्रोसेस अपना, प्लांट उसको लेंगे, फिर एनिमल उसको खा लेंगे प्लांट को, फिर वो एनिमल जब मर जाएंगे तो वो फिर से सॉइल में आ जाएंगे, फिर से कुछ बैक्टीरिया उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर से उसको गैस में कन्वर्ट कर देंगे उस नाइट्रोजन को। ठीक है,
द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रस कंपाउंड, ये जो नाइट्रोजन का नाइट्रस कंपाउंड में जो कन्वर्जन हो रहा है यही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। बेसिकली कौन सा बैक्टीरिया आपको याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, जो छोटे छोटे फलीदार फूल होते जो छोटे छोटे फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये रहता है। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट, कहाँ मिलता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट में, वहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर में से और यही आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनियम, अमोनियम कंपाउंड, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये अमोनियम के कंपाउंड में, NH4 अमोनियम के कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सर्वाइवल जो है वो प्लांट और एनिमल में बना रहता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। ठीक है, ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, बहुत सारे विटामिन जो हैं वो बन पाती हैं प्लांट में या अदर ऑर्गेनिज्म में, किसकी वजह से, इसी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की वजह से। तो ये पूरा यहाँ पर आगे भी यही सब चीज़ें लिखी है कि जब प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया, ये जब प्लांट मर जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया और फंगाई क्या होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो इस नाइट्रस वेस्ट को फिर से किस में बदल देते हैं, फिर से वो क्या कर देंगे, उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे और वो फिर से आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और इस तरह से पूरा जो नाइट्रोजन का साइकिल है वो आपका बना रहता है। तो ये पूरा चैप्टर था इस तरह से। हो सकता है आज थोड़ा सा मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है तो थोड़ा सा समझने में वो हो गया हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।